Hello friends, welcome to our channel Srijan Institute for JEE and NEET. Myself Tribhuvan Seth, Biology faculty. Friends, चैप्टर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिसके हेल्प से आप +1 +2 यानी कि 11th और 12th की जो बायोलॉजी है इसको रिलेट कर पाएंगे और आपकी जो स्टडी है उसे इफ़ेक्टिव बना सकेंगे। तो रियली डियर, अगर जो मैं बता रहा हूँ अगर इसको आप फॉलो करो सही तरीके से मानो तो आप कम टाइम में अच्छे तरीके से बायो पे कमांड कर सकेंगे। कमांड मीन्स कमांड ऑन योर NCERT बुक। आफ्टर दैट you need to command on some other study materials which are related for NEET examination। तो NEET 2020 या NEET के फ्यूचर के कोई भी एग्ज़ाम्स हों उसमें बायो का अपना अहम रोल होता है। 90 क्वेश्चंस केवल बायो के आते हैं बेटा, 90 क्वेश्चंस बायो के और इक्वल टू 360। 720 में से अकेला बायोलॉजी 360 मार्क्स कवर करता है। और अगर बायो पे आपका कमांड अच्छा है, बायो में आपने 85% 90% अगर प्रिपरेशन और भी अच्छी आपकी हो गई 100% कवर कर लिया तो आपको अच्छे रैंक दिलाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज का जो मेरा वीडियो है ये हेल्पफुल होगा +1 के स्टूडेंट्स के लिए, +2 के लिए और उन स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जो कि नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कोविड-19 के ख़त्म होने का और नीट के एग्ज़ाम के होने का। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके बायो में टोटल नंबर ऑफ जो यूनिट्स हैं टोटल 10 हैं जिनको आपको 2 ईयर्स में ख़त्म करना होता है। 5 यूनिट्स 11th में एंड 5 यूनिट्स 12th क्लास में आप कवर करते हैं। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 10 है। ईच एंड एवरी यूनिट, हर एक यूनिट में 3 से 4 चैप्टर्स हैं। कुछ यूनिट्स तो बहुत ही लेंदी हैं, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, 5 to 6 7 चैप्टर इनके पास कवर होते हैं। तो अगर आप +1 के स्टूडेंट हैं, पहले से माइंड आपने सेट कर रखा है कि आपको +2 का फाइनल एग्ज़ाम देने के साथ साथ एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो आपको अभी से इन सब बातों पे ध्यान देना होगा कि आपका केवल वो 11th का बायो नहीं है। दैट्स द पार्ट ऑफ बायोलॉजी फॉर नीट। नहीं तो यहाँ पे 11th का 1 2 3 4 5 6 लिखा होता और 12th का भी 1 2 लिखा होता, लेकिन शायद आपके सामने ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5th यूनिट 11th एंड 6ठा यूनिट जो है वो 12th में चला गया है। तो अब आपको ध्यान देना है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये यूनिट कवर करता है। ये यूनिट कवर करता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और ये यूनिट कवर करता है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो जब भी आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे होते हैं तो याद रखना बेटा, आप एनिमल किंगडम का रिलेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी से बहुत ज़्यादा होगा। स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारे सिलेबस में किसी पर्टिकुलर एनिमल का ना तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ना तो हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ना ही हमारे सिलेबस में कोई स्केलेटन की बात की गई है। फिर ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गए? तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। इन क्वेश्चन का सीधा रिलेशन होता है कि इसका एक पार्ट है एनिमल किंगडम और एनिमल किंगडम इट मीन्स बेसिस। क्या आप बेस से स्टार्ट करते हैं, पोरीफेरा से स्टार्ट करते हैं और पोरीफेरा के बाद आप कॉर्डेटा तक पहुंचते हैं और ह्यूमन बीइंग कॉर्डेटा है। इट मीन्स अगर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो किडनी की ओरिजिन कहाँ से हुई, कैसे हुई, तो माइंड में ये क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिलेगा? एनिमल
किंगडम जो कि पार्ट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का। इट मीन्स इस यूनिट के एक चैप्टर का रिलेशन किससे है? 5th चैप्टर से बहुत ज़्यादा है, जो कि अगर आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा या फिर यहाँ का मटेरियल यहाँ पढ़ाया जाएगा, कुछ हिंट किया जाएगा, तो आपको लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, जो कि एक्स्ट्रा नहीं है। ओके। सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें आप स्टडी करते हैं प्लांट के मॉर्फोलॉजी का, एनाटॉमी का। इसमें आप स्टडी करते हैं एनिमल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर का। अब ध्यान देना है आपको, फिर से मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि एनिमल्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद ह्यूमन फिजियोलॉजी। यहाँ की जितने भी टिश्यूज़ होंगे, एनिमल टिश्यूज़, दैट में भी एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, कोई भी टिश्यू होगा उसका रिलेशन यहाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी में आएगा। अगर आपने यहाँ पे कमांड किया हुआ है तो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने में, यहाँ की ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने में, पर्टिकुलर ऑर्गन फंक्शन कैसे कर रहा होगा वो जानकारी लेने में आपको हेल्प करेगा। ओके डियर। ऐसे ही अगर हम बॉटनी की बात करें, प्लांट की बात करें इस यूनिट से, तो प्लांट किंगडम में चाहे वो एल्गी हो, चाहे ब्रायोफाइटा हो, चाहे वो टेडोफाइटा हो, दैट में भी एंजियोस्पर्म, कोई भी डिवीजन आप पढ़ रहे हैं तो उस डिवीजन का जो रिलेशन होगा कहीं ना कहीं से रिप्रोडक्शन चैप्टर, जो कि 12th का यूनिट है, इसमें पढ़ने को मिलेगा। इट मीन्स अगर आपने पहले ही एल्गी के रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा यहीं पे स्टडी कर रखा है तो आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर जो कि 12th में आएगा वहाँ हेल्पफुल होगा, आपके सिलेबस को इजी करने में, सिलेबस को और आसान बनाने में हेल्पफुल होगा। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट टॉपिक यहाँ पे इस यूनिट में कवर्ड है, दिया हुआ है। अगर आपने फ्लावरिंग प्लांट की जानकारी, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में थोड़ा सा भी स्टडी यहाँ कर रखा है तो शायद ये यूनिट आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। तो आप ये मान के मत छोड़ना, अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो आप इस यूनिट में जैसे ही आ जाता है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट टॉपिक, तो आप उसको थोड़ा सा डीप में जाने का ट्राई कीजिए। इस यूनिट के कुछ टॉपिक अपने आप आपके कवर हो जाया करेंगे। ऐसे ही रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट चैप्टर इसका आता है 12th का, इस यूनिट का। और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म भी, चाहे वो प्लांट किंगडम हो, चाहे वो एनिमल किंगडम हो, हर एक किंगडम में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है, जो रिप्रोडक्शन का तरीका है उसको फॉलो करता है, वो यहाँ पे मेंशन होता है। इसलिए आप इसको डिटेल में अच्छे से कमांड करें +1 के सिलेबस पे, तो आपका +2 काफ़ी हद तक कुछ यूनिट्स, 1 यूनिट्स, ज़्यादा तो नहीं, वो इजी हो जाएंगे। ओके डियर। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आप सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में तो जानते ही हैं, सेल डिवीजन के बारे में स्टडी करते हैं, साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि जो सेल के बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जो सेल के कंपाउंड्स हैं, जिससे सेल कंस्टिट्यूएंट होता है, मिलकर बना होता है, उनकी स्टडी यहाँ पे कराई गई है, दैट इज़ बायोमॉलिक्यूल्स। और जब भी आप बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हो तो अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो दैट बायोमॉलिक्यूल आल्सो हेल्पफुल इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बायोमॉलिक्यूल पढ़ते हैं, अगर आपने वहाँ डिटेल में पढ़ लिया तो यहाँ पे हेल्पफुल होगा, और अगर आपने यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया तो केमिस्ट्री में नियर अबाउट 80 to 90% आपको हेल्प करेगा। डियर, इसके अलावा ये जो चैप्टर है ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा यूनिट 7 12th का जो यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में, जब आप स्टडी करेंगे फर्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का 15 to 20% जो मटेरियल होता है उसका भी रिलेशन यहाँ से होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है इस चैप्टर को। न्यूक्लिक एसिड,
बायोमॉलिक्यूल को, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होगा। न्यूक्लिक एसिड टॉपिक छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसका रेप्लिकेशन कैसे होता है, जो न्यूक्लिक एसिड है ये कैसे हेल्प करता है ट्रांसलेशन में, कैसे हेल्प करता है ट्रांसक्रिप्शन में। तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स नहीं रहेंगे। ओके, एक्सेप्ट दिस, आप जब इन यूनिट्स की स्ट्रेटजी बना लेते हैं तो एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, स्टूडेंट एक पेज लेते हैं, उस पेज पे नोट कर लेते हैं ढेर सारे साइंटिस्ट के नेम, उनके कंट्रीब्यूशंस, और वो उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी एक साइंटिस्ट का नाम ज़रूर आता है नीट के एग्जामिनेशन में। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि बेटा ढेर सारे साइंटिस्ट के नेम लर्न करो, मना नहीं है, लेकिन ईच एंड एवरी यूनिट हैज़ वन साइंटिस्ट बायोग्राफी। हर एक यूनिट में एक साइंटिस्ट का बायोग्राफी दिया हुआ है। आप उस साइंटिस्ट के बायोग्राफी को अच्छे से पढ़िए, उनके बारे में अच्छे से जानिए, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस के आने का नीट में, तो नंबर ऑफ साइंटिस्ट जिनकी बायोग्राफी दी गई, जैसे फर्स्ट यूनिट, अगर हम इस यूनिट की बात करें, दिस यूनिट हैज़ बायोग्राफी ऑफ अ साइंटिस्ट दैट इज अर्नस्ट मेयर। तो आप अर्नस्ट मेयर के बारे में, सर अर्नस्ट मेयर के बारे में डिटेल में जानें, उनकी स्टडी करें। जो भी आपका बायोलॉजी का नोट्स आप बना रहे हैं, 11th का नोट्स बना रहे हैं, 12th का नोट्स बना रहे हैं, जहाँ पर भी नोट्स बना रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले इन साइंटिस्ट का जो 10 यूनिट्स 10 साइंटिस्ट, नॉट मोर, 10 यूनिट्स 10 साइंटिस्ट, इन 10 साइंटिस्ट का एक लिस्ट बना करके आप अपने फ्रंट पेज पे जरूर रखो, और ट्राई करो कि जब भी इन साइंटिस्ट का नाम आपके सामने आए तो उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे कि आपका कमांड है, नीट के लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट अर्नस्ट मेयर, सेकेंड यूनिट में आप स्टडी करेंगे मैडम कैथरीन एसाओ के बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड यूनिट GN रामाचंद्रन साइंटिस्ट का यहाँ पे जिक्र किया गया है। एंड फोर्थ यूनिट मेल्विन केल्विन, एंड फिफ्थ यूनिट है डिस्क्राइब्ड अबाउट अल्फांसो कॉर्टाई। इट मीन्स 5 साइंटिस्ट आप 11th के सिलेबस से पढ़ लीजिए इनके बारे में, एंड 5 साइंटिस्ट 12th में। फर्स्ट यूनिट जो 12th का है ये अपने पास स्टडी करवाता है सर पंचानन माहेश्वरी के बारे में। 7th यूनिट ने बायोग्राफी दे रखी है जेम्स वाटसन एंड क्रिक की। 8th यूनिट है डिस्क्राइब्ड अबाउट MS स्वामीनाथन, एंड 9th यूनिट दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, बायोग्राफी स्टडी करवाता है आपसे हर्बर्ट बायर की। एंड लास्ट यूनिट दैट इज इकोलॉजी है डिस्क्राइब्ड एन इंडियन साइंटिस्ट दैट इज रामदेव मिश्रा। तो अगर आप इन साइंटिस्ट के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, आप इनको स्किप नहीं करते हैं, इनके कंट्रीब्यूशंस, इनकी स्टडी, इनके अवार्ड्स, सारे कुछ, तो आप कह सकते हैं कि आपका कमांड है। तो फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैप्टर्स स्टार्ट करने से पहले, मेरे लेक्चर्स सुनने से पहले आप इन साइंटिस्ट का एक लिस्ट ज़रूर बना लो, और कोई भी यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं हर एक साइंटिस्ट की बायोग्राफी आपको ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर सुनाऊंगा, जिसका रिलेशन NCERT से होगा। थोड़ा बहुत जो इंटरेस्टिंग होगा, एक्स्ट्रा होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपका बस इतना काम है कि इनका एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बना करके इनके कुछ कंट्रीब्यूशन वगैरह के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए, और कुछ पॉइंट्स मैं आपको लर्न कराता रहूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, एक बात ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर टैप करें, जिससे कि कोई भी नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको किसी से याद दिलाने की
ज़रूरत ना पड़े, हम खुद आपको याद दिलाते रहेंगे। ओके।